नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में रीना भदौरिया बस से बनमौर के लिए निकल चुकी थी। उधर उसका प्रेमी कुणाल पांडे वहां उसके इंतजार में था। रीना भदौरिया के बनमौर पहुंचने पर उसे बस स्टैंड पर ही कुणाल पांडे बाइक लिए खड़ा मिल गया। उसे देखकर रीना भदौरिया के चेहरे पर चमक आ गई। कुणाल पांडे ने सहजता से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? किसी ने देखा तो नहीं? रीना भदौरिया ने कुछ बोले बगैर कुणाल पांडे को अपना बैग पकड़ा दिया। कुणाल ने उसे अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़कर बोला, बैठो, दुपट्टा संभाल लेना। इसी के साथ रीना भदौरिया तुरंत बाइक पर बैठ गई। दोनों ने घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर कुणाल पांडे ने उस रात अपनी हसरतें पूरी किया। रीना भी कुणाल का साथ पाकर निहाल हो गई। दोनों ने बिन ब्याह के सुहागरात मनाई। रीना भदौरिया मध्य प्रदेश के भिंड जिले के इंगुरी गांव के रहने वाले साधारण किसान दशरथ भदौरिया की पत्नी थी। कजरारी आंखों वाली सुंदर पत्नी को पाकर दशरथ भदौरिया बेहद खुश था। रीना भदौरिया की इस खूबसूरती का दीवाना उसके पति दशरथ भदौरिया के अलावा एक और युवक कुणाल पांडे भी था। वह इंगुरी का नहीं था, लेकिन रीना भदौरिया और दशरथ भदौरिया के पड़ोस में रहने वाले शुक्ला परिवार में उसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक दिन उसकी भी नज़र रीना भदौरिया पर पड़ गई। तभी से वह उसका दीवाना हो गया था। पहली बार में ही दोनों के दिलो दिमाग में खलबली मच गई थी। उन्होंने एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस किया था। कुणाल पांडे कुंवारा था। उसने कुंवारेपन की कसक के साथ रीना भदौरिया की सुंदरता और कमसिन अदाओं को महसूस किया था। कुणाल पांडे के बांकपन और बलिष्ठ देह को देखकर रीना भदौरिया के दिमाग के तार भी झंझना उठे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, गुदगुदी होने लगी थी। उससे मिलने को बेचैन हो गई थी, जबकि वह 7 साल की ब्याहता थी, 3 बच्चे थे। उसकी कुछ हसरतें थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। वह खुद को खूंटे से बंधी गाय ही समझती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। जवानी यूं ही सरकती चली जाएगी, मनचाही खुशियां नहीं मिल पाएंगी। एक दिन कुणाल पांडे से मिलने के बाद तो उसका मन और भी बेचैन हो गया था। रीना भदौरिया और कुणाल पांडे के बीच पनपे प्यार के बढ़ने का यह शुरुआती दौर था, किंतु जल्द ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। यहाँ तक कि कुणाल पांडे उसे अपनी बाइक से जब तक पास के शहर लेकर जाने लगा। इसमें उसके पति दशरथ भदौरिया की सहमति थी। वह कुणाल पांडे को सिर्फ पड़ोसी शुक्लाजी का रिश्तेदार और अपना हमदर्द समझता था। इस वजह से वह कुणाल पांडे पर भरोसा करता था। जब भी रीना भदौरिया कुछ खरीदारी करने के लिए शहर जाने की बात कहती थी, तब वह उसे कुणाल पांडे के साथ जाने की अनुमति दे देता था। किंतु उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि रीना भदौरिया क्या गुल खिला रही है। कुणाल पांडे और रीना भदौरिया एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। रीना भदौरिया अपना दिल पूरी तरह से कुणाल पांडे को सौंप चुकी थी। दूसरी तरफ दशरथ भदौरिया के साथ उसकी जिंदगी उबाऊ बनती जा रही थी। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर चिकचिक होने लगी थी। रीना भदौरिया जब कभी कुणाल पांडे के साथ किसी रेस्टोरेंट में एक साथ कोई पसंदीदा डिश खा रही होती, तब चम्मच से निवाले के साथ साथ अपनी सारी समस्याएं भी उससे साझा कर लेती थी। कुणाल पांडे उसके इसी प्रेम का दीवाना बन चुका था और उसके साथ अपनी हसरतें पूरी करने का हसीन सपना देखने लगा था। उस पर पैसा खर्च करने में जरा भी कंजूसी नहीं करता था। कुणाल मध्य प्रदेश के औद्योगिक इलाके बनमौर में रहता था। वह वहीं एक कंपनी में काम करता था। रीना भदौरिया का गांव बनमौर से करीब 400 किलोमीटर दूर था। इस कारण उनका मिलना जुलना महीने 2 महीने में ही हो पाता था, लेकिन वे फोन से अपने दिल की बातें करते रहते थे। कुणाल पांडे एक बार करीब 3 महीने बाद रीना भदौरिया से मिला था।
तब बातों बातों में रीना भदौरिया ने लंबे समय बाद मिलने के शिकायती लहजे में साथ रहने की बात रखी। कुणाल पांडे भी चुप रहने वाला नहीं था, झट से बोल पड़ा था, मैं तो हमेशा तैयार हूं। मेरे पास बनमौर आने का फैसला तुम्हें लेना है। पति को क्या कहूं, रीना मासूमियत के साथ बोली। दशरथ को साफ साफ हमारे तुम्हारे प्रेम के बारे में बता दो, कुणाल ने समझाया। रीना बोली, लेकिन मैं कैसे कहूं, उससे कहने पर बच्चों का हवाला देकर रोक देगा। कुणाल ने कहा, तो फिर एक ही उपाय है, वह क्या, रीना ने सवाल किया। उसे बिना बताए मेरे पास चली आओ। जब वह हम लोगों से मिलेगा तब उसे हाथ जोड़कर समझा देंगे, कुणाल पांडे ने समझाया। उसके बाद वह बनमौर लौट गया। रीना भदौरिया कई दिनों तक उलझी रही। कभी बच्चे का विचार सामने आ जाता था तो कभी पति के साथ गुजर रही रुखी जिंदगी। वह काफी उलझन में थी। उसे डर लगने लगा था कि घर छोड़कर कुणाल पांडे के पास जाना कहीं भविष्य में उसके लिए कोई खतरा न बन जाए। काफी सोच विचार करने के बाद रीना भदौरिया ने एक रोज कुणाल पांडे को फोन कर कहा, आज दोपहर मैंने घर की देहरी लांघने का फैसला कर लिया है। रीना भदौरिया के इस फैसले पर कुणाल पांडे ने उसी वक्त आगे की योजना समझा दिया। अगले रोज दोपहर के समय रीना भदौरिया तेजी से घरेलू काम निपटाने में लगी हुई थी। घर में कोई नहीं था। पति खेत पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल जा चुके थे। वह बर्तनों को साफ करने और करीने से रखने के बाद फटाफट अपने बैग में कपड़े ठूंसने लगी। पति की नजरों से बचाकर रखे गए कुछ पैसे भी बैग में संभाल कर रख लिए। फिर वह बस पकड़कर प्रेमी कुणाल पांडे के पास पहुंच गई। उधर दशरथ भदौरिया अपने बच्चे के साथ बेचैन था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीना भदौरिया अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। दशरथ भदौरिया रीना भदौरिया को बार बार फोन मिला रहा था, वह स्विच्ड ऑफ आ रहा था। दशरथ भदौरिया ने इटावा में रीना भदौरिया के मायके से संपर्क किया। वहां रीना भदौरिया के नहीं पहुंचने की जानकारी से वह बेचैन हो गया कि आखिर वह कहाँ चली गई। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। दशरथ भदौरिया आसपास के लोगों से भी पत्नी के बारे में पूछताछ कर चुका था। ससुराल में कई बार फोन करने पर हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। यहाँ तक कि शुक्लाजी के यहाँ जाकर कुणाल पांडे के आने के बारे में भी पूछा था। उनसे मालूम हुआ था कि वह महीनों से उनके पास नहीं आया है। दशरथ भदौरिया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रीना कहाँ गई होगी। वह कुणाल पांडे के साथ जब भी कहीं जाती थी तब उसे इस बारे में जरूर बता देती थी। आखिरकार दशरथ भदौरिया पत्नी का एक फोटो लेकर पावई थाने गया। उसने एसएचओ राजेंद्र सिंह परिहार को पूरी बात बताई और पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवा दिया। एसएचओ ने उसी वक्त से रीना भदौरिया की तलाश शुरू कर दिया। मामला शादीशुदा महिला की गुमशुदगी का था। इसे देखते हुए पहले भदौरिया परिवार के सभी सदस्यों समेत रीना भदौरिया का मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने के बाद पता चला कि रीना भदौरिया की बीते दिनों एक अनजान फोन नंबर पर अधिक समय तक बातचीत हुई। वह नंबर कुणाल पांडे का था। इसके बाद दशरथ भदौरिया समझ गया कि जरूर वह कुणाल पांडे के पास ही गई होगी। यह जानकारी मिलते ही दशरथ भदौरिया ऑटो स्टैंड पर पहुंचा और वहां मौजूद ऑटो चालकों को जब रीना भदौरिया का फोटो दिखाया तो वहां मौजूद हरि ओम नाम के ड्राइवर ने रीना भदौरिया को पहचान लिया। उसने बताया कि वह महिला उसके ऑटो में बैठकर बस स्टैंड तक गई थी, लेकिन वहां से वह कहां के लिए गई होगी इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस जानकारी के बाद दशरथ भदौरिया ने बस कंडक्टरों को रीना भदौरिया की फोटो दिखाकर पूछताछ किया। उन्हीं में से ग्वालियर से बनमौर रूट पर चलने वाली एक बस के कंडक्टर ने बताया कि वह महिला बनमौर तक उसकी बस में सवार होकर गई थी। दशरथ भदौरिया ने थाने जाकर एसएचओ को सारी बात बताई। पवई पुलिस ने बनमौर बस स्टैंड से संबंधित थाने को इसकी सूचना और रीना भदौरिया का फोटो भेजकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जानकारी मांगी। जल्द ही एक फुटेज में रीना भदौरिया एक बाइक पर सवार दिख गई, जिसे एक नव युवक ले जाता दिखाई दिया। बाइक का नंबर और युवक का चेहरा भी दिख गया था।
दशरथ भदौरिया ने उसकी पहचान कुणाल के रूप में किया। बाइक के नंबर की मदद से पुलिस दशरथ भदौरिया को लेकर कुणाल पांडे के पास पहुंच गई। वहां कुणाल पांडे और रीना भदौरिया मिल गए। दशरथ भदौरिया ने रीना भदौरिया को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहां उनसे की गई पूछताछ में रीना भदौरिया ने बताया कि वह अपनी मर्जी से कुणाल पांडे के साथ आई है और आगे भी उसी के साथ रहना चाहती है। दशरथ भदौरिया ने उसे बच्चों का हवाला देते हुए साथ चलने की विनती किया, लेकिन रीना भदौरिया अपनी जिद पर अड़ी रही। पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर रीना भदौरिया और उसके प्रेमी को छोड़ दिया। दशरथ भदौरिया को इस मामले में अदालती कार्रवाई की सलाह दिया। मायूस दशरथ भदौरिया अपने घर लौट आया। दशरथ भदौरिया का दिल टूट गया और भारी मन से रीना भदौरिया को उसके प्रेमी के भरोसे छोड़ दिया। तीनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके ननिहाल भेज दिया। रीना भदौरिया और कुणाल पांडे के लिए अच्छी बात यह हुई कि दशरथ भदौरिया के रूप में उनके प्यार की बाधा खत्म हो गई थी। कुणाल पांडे बनमौर में नौकरी करता था। उसने अपनी आमदनी से रीना भदौरिया को खुशहाल जिंदगी देने का वादा किया, लेकिन उसने विवाह की औपचारिकता पूरी नहीं किया। ना तो उसके साथ मंदिर में जाकर उसके गले में वरमाला डाली और ना ही कोर्ट मैरिज के लिए कोई पहल किया। दोनों का दाम्पत्य जीवन लिव इन रिलेशन की बुनियाद पर टिक गया। सब कुछ रीना भदौरिया की महत्वाकांक्षा के अनुरूप चलने लगा। रीना भदौरिया ने महसूस किया कि जैसे उसे खुशियों और आज़ादी के पंख लग गए हों। वह अपनी मन मर्जी का जीवन गुजारने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख की समय सीमा बहुत जल्द कम होने लगती है। ऐसा ही रीना भदौरिया के साथ भी हुआ। कुणाल पांडे जब रोजी रोटी के लिए नौकरी और ड्यूटी को प्राथमिकता देने लगा, तब रीना भदौरिया ने कुछ अच्छा महसूस नहीं किया। उसे लगा कि जैसे उसकी खुशियां कम हो रही हैं। कुणाल पांडे के साथ रहते हुए उसे कई बार बोरियत भी महसूस होने लगी। कारण कुणाल पांडे सुबह 10 बजे खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और रात 8 बजे कमरे पर लौटता था। रीना भदौरिया का घर पर अकेले मन नहीं लगता था। वह खुले विचारों वाली थी। घूमना फिरना, होटल में खाना खाना, पार्क, मॉल आदि में जाने की आदत लगी हुई थी। उसमें कमी आने से वह उदास रहने लगी थी। कुणाल पांडे अब छोटी छोटी बातों और घरेलू खर्च को लेकर रीना भदौरिया को जिम्मेदार ठहराने लगा था। रोजाना किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी होने लगी थी। घरेलू क्लेश से रीना भदौरिया दिन भर कमरे में अकेली पड़ी परेशान होती रहती थी। वह विचलित हो जाती थी कि आखिर अपनी पीड़ा किसे सुनाए। वहां कोई भी उसका हमदर्द नहीं था जिसे अपने गम की बात सुनाए, दिल का दुखड़ा बताए। ऐसे में रीना भदौरिया को अपने लिए गए फैसले पर पछतावा होने लगा। अपने बच्चों और पति की याद भी उसे सताने लगी। लेकिन अब इतना सब हो जाने के बाद पति के पास वापस लौटना संभव नहीं था। अपनी बदली हुई जिंदगी से निराश रीना भदौरिया की मुलाकात मार्केट में एक दिन सुरेंद्र धाकड़ नाम के युवक से हो गई। वह टेम्पो चलाता था। उसकी लच्छेदार और मीठी बातों ने रीना भदौरिया का मन मोह लिया था। अंत में रीना भदौरिया ने अपनी आदत के मुताबिक अपना नाम बताया और मोबाइल नंबर भी दे दिया। खुश मिजाज टेम्पो वाले ने रीना भदौरिया का कुछ समय की यात्रा में ही दिल जीत लिया था। सुरेंद्र धाकड़ ठंडी हवा के झोंके की तरह रीना भदौरिया को छूकर चला गया था। उसे कई दिनों तक उसकी बातें याद आती रहीं। एक रोज उसने उसे फोन कर दिया। रीना भदौरिया उसे बस स्टैंड के मार्केट में आने के लिए बोली। सुरेंद्र धाकड़ तुरंत सॉरी बोलता हुआ बोला, मैडम, मैं अभी ग्वालियर अपने कमरे पर हूँ। आज मैं अपनी सेवा नहीं दे सकता। माफी चाहता हूँ। एक टेम्पो चालक द्वारा इस तरह तमीज से बातें करना रीना भदौरिया के दिल को छू गया। 2 दिनों बाद सुरेंद्र धाकड़ एक बार फिर रीना भदौरिया को मार्केट में टकरा गया। कुछ घरेलू सामान के साथ रीना भदौरिया बाजार में सड़क के किनारे बैठी थी। वह खोई खोई थी। तभी सुरेंद्र धाकड़ ने अचानक उसके सामने टेम्पो रोक दिया था। एक बार फिर उस रोज के लिए सॉरी बोला और हालचाल पूछ बैठा।
रीना भदौरिया अचानक सुरेंद्र धाकड़ को देखकर चौंक पड़ी। कुछ बोलने से पहले ही सुरेंद्र बोला, देवी मंदिर चलना है मैडम, आज वहां मेला लगता है, चलिए वहां घुमा लाता हूं। ज्यादा किराया नहीं लूंगा, वैसे भी खाली जा रहा हूं। रीना भदौरिया से जिस मंदिर के बारे में पूछा, संयोग से वह उसके घर के रास्ते में ही आगे कुछ दूरी पर था। तुरंत ही वह सुरेंद्र धाकड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन रीना भदौरिया ने महसूस किया कि उसके दिल की बात सुरेंद्र धाकड़ सुन सकता है। उस रोज नहीं चाहते हुए भी रीना भदौरिया मंदिर में कुछ समय सुरेंद्र धाकड़ के साथ रही। उसके साथ पूजा में हिस्सा लिया और पास के एक ढाबे में चाय नाश्ता भी किया। यह सब सुरेंद्र धाकड़ को भी अच्छा लगा था। रीना भदौरिया उसके साथ फोन पर भी बातें करने लगी, अपनी समस्याएं बताने लगी थी, जिसका सुरेंद्र धाकड़ दार्शनिक अंदाज में जवाब देने लगा था। एक दिन सुरेंद्र धाकड़ उसे ग्वालियर अपने कमरे पर ले गया। रीना भदौरिया के कदम पहले से ही बहके हुए थे। उसे हमेशा महसूस होता था कि वह प्यार की भूखी है। थोड़ी सी हमदर्दी मिलते ही उस ओर मुड़ जाती थी। प्यार पाने की यही लालसा उसे कुणाल पांडे तक खींच लाई थी। जब कुणाल पांडे से जी उबने लगा, तब वह सुरेंद्र धाकड़ में अपना प्यार तलाशने लगी। एक मर्द से दूसरे मर्द की बाहों में जाने के बाद मिलने वाली उपेक्षा और असफलता का उसे कोई मलाल नहीं होता था। जल्द ही रीना भदौरिया और सुरेंद्र धाकड़ ग्वालियर के शीलनगर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सुरेंद्र धाकड़ ने अपने मकान मालिक से रीना भदौरिया का परिचय पत्नी के रूप में करवाया। हालांकि इस फैसले को लेकर रीना भदौरिया को उसकी एक सहेली ने काफी समझाया था कि वह गलत कर रही है। सुरेंद्र धाकड़ उससे 13 साल छोटा भी था, किंतु तब तक रीना भदौरिया पर सुरेंद्र धाकड़ के इश्क का भूत ठीक उसी तरह सवार हो चुका था, जिस तरह एक समय में वह कुणाल पांडे के इश्क की दीवानी बनी हुई थी। रीना भदौरिया ने अपने नाबालिग बेटे दीपेश को भी ननिहाल से बुलवा लिया था। उसे सुरेंद्र धाकड़ पास की एक बेकरी में काम पर लगवा दिया था। वह दोपहर बेकरी पर जाता था और रात के 9 बजे सुरेंद्र धाकड़ उसे अपने साथ वापस कमरे पर ले आता था। कुछ दिनों तक सुरेंद्र धाकड़ ने रीना भदौरिया को अच्छी तरह से रखा। बाद में वह एक एक पैसे के लिए मोहताज रहने लगी। अब उसे कुणाल पांडे को छोड़कर सुरेंद्र धाकड़ की बातों में आने का पछतावा होने लगा था। कुछ दिनों से रीना भदौरिया फिर से कुणाल पांडे के संपर्क में आ गई। उनके पुराने रिश्ते फिर से रंग भरने लगे। एक दूसरे के साथ जीवन भर निर्वाह करने के कस्मे वादे करने लगे। रीना भदौरिया चाहती थी कि वह कुणाल पांडे के पास फिर से रहने लगे। 18 फरवरी 2023 की दोपहर 1 बजे के करीब सुरेंद्र धाकड़ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके लौटा तो बेडरूम में रीना भदौरिया को कुणाल पांडे के साथ हंस हंस कर बातें करते सुन लिया। यह देखते ही उसका खून खौल उठा। रीना भदौरिया की बेवफाई और बेरुखी ने सुरेंद्र धाकड़ के गुस्से को हवा दे दिया। वह रीना भदौरिया को गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। इस पर रीना भदौरिया को भी गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने कुणाल के पास जा रही हूं। रीना भदौरिया के मुंह से इतना सुनते ही सुरेंद्र धाकड़ भी गुस्से में बोल पड़ा, देखता हूं हरामजादी तू वहां कैसे जाती है। रीना भदौरिया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह सुरेंद्र धाकड़ के साथ बदतमीजी से पेश आने लगी। उसे गालियां देने लगी और बोली, तो क्या तू मुझे जबरदस्ती जाने से रोकेगा? कान खोलकर सुन ले कि जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी। जिससे मेरा मन मिलेगा वहीं रहूंगी। रीना भदौरिया का इतना कहना था कि सुरेंद्र धाकड़ ने उसे धमकी दिया और बोला, रीना जिद मत कर, यही तेरे लिए बेहतर रहेगा, वरना मैं भी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूं। कमीने, शिवरात्रि के व्रत के दिन तूने मेरे साथ मारपीट की है। मैं अब किसी भी सूरत में तेरे पास एक भी पल के लिए नहीं रुकने वाली। रीना भदौरिया की यह बात सुरेंद्र धाकड़ को बहुत ही बुरी लगी। उसने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच सुरेंद्र धाकड़ ने उसकी साड़ी को उसके बदन से खींचकर गले में फंदा डाल दिया। वह तब तक साड़ी के फंदे को खींचता रहा,
जब तक रीना भदौरिया बेसुध नहीं हो गई। उसके बाद सुरेंद्र धाकड़ मेला घूमने चला गया और रात के करीब 9 बजे उसके बेटे को लेकर कमरे पर आया। उस पर रीना भदौरिया की लाश रखवाकर उसके गांव इंगुरी भेज दिया। साथ में उसके बेटे दीपेश को भी बिठा दिया। सुरेंद्र धाकड़ ने इसकी जानकारी रीना भदौरिया के पति दशरथ भदौरिया को फोन पर दे दिया। लाश को गांव पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पर एम्बुलेंस से उतरवा दिया। दीपेश वहां से भागता हुआ अपने पिता दशरथ भदौरिया के पास गया और मम्मी की मृत्यु की सूचना दिया। दशरथ भदौरिया घबराया हुआ लाश के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही रीना भदौरिया के कान से खून और गले पर किसी चीज से कसे जाने के निशान देखे तो उसे हत्या का शक हुआ। उसने तुरंत पवई पुलिस को इसकी सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। घटनास्थल ग्वालियर होने की वजह से पवई पुलिस ने रीना भदौरिया के शव को मृतका के परिजनों के साथ वापस ग्वालियर भेज दिया। मृतका के परिजन शव को लेकर ग्वालियर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज कर रीना भदौरिया का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 19 फरवरी 2023 की सुबह ग्वालियर थाने के एसएचओ राजेंद्र परिहार की टीम ने सुरेंद्र धाकड़ को जलालपुर फिल्टर प्लांट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लिया। इस टीम में एसआई रमाकांत उपाध्याय, हेमेंद्र राजपूत, योगेंद्र मावई, एएसआई हरिराम नागर शामिल थे। पुलिस के सामने उसने अपने जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद सुरेंद्र धाकड़ को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।